अग्निपथ की योजना जो है वो नौजवानों के साथ छल किया गया है। वो नौजवानों को छलने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। इसको अग्निवीर नहीं कहेंगे, ठीक है, अग्निवीरों का अपमान मत कीजिए। ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है भारतीय जनता पार्टी का और इस सरकार का। लोकतंत्र के चरित्र को तार तार करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है कि ये भारतीय जनता पार्टी के सिक्योरिटी गार्ड बनने की स्कीम है कि वो तो बोले थे कि समंदर होकर लौट कर आऊँगा, ठीक है, और नाला बन के निकल गए। देखिए, सबसे पहले तो इस तरह की जो राजनीति है जो आज भारतीय जनता पार्टी ने की है वो लोकतंत्र में ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये लोकतंत्र का चीरहरण किया गया है। लोकतंत्र के चरित्र को तार तार करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। जिस तरह से 40 शिवसेना के विधायकों को पहले गुजरात, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बाद आसाम, जो आसाम बाढ़ में डूब रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर 5 सितारा होटल में 1 सप्ताह 10 दिन तक रखकर और लगातार वहां से साजिशें की गई और भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपए, अनुमान जो लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है लगभग 5000 करोड़ के आसपास का खर्चा किया है सरकार बनाने के लिए। तो ये लोकशाही में, लोकतंत्र में ऐसा करना कहीं से जायज़ नहीं है। मेरा ये सवाल है कि आखिर ये पैसा आया कहाँ से और ईडी और सीबीआई अब तक इस पे सवाल क्यों नहीं कर रही है। होटल के जो रेट जो आ रहे हैं, जो बिल आ रहे हैं 2 करोड़ से ऊपर के, वो किसने पे किए, किसके पास इतना पैसा था। क्योंकि एक विधायक की सैलरी तो 2 लाख रुपए होती है, वो 5 सितारा होटल में रुक नहीं सकता। तो ये जो लोकतंत्र का चीरहरण भाजपा ने किया है वो एक अच्छे लोकतंत्र के लिए कहीं से ये जायज़ नहीं है। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इसमें अपनी पार्टी से ऊपर उठकर एक ऐसा कदम उठाना चाहिए जिसमें यह हो कि भाई आप किसी भी दल से अगर जीत के आए तो आप उस दल को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। क्योंकि 2/3 कानून तो है हमारे पास, एंटी डिफेक्शन लॉ, लेकिन पिछले कई सालों में ये देखा गया है जब से बीजेपी सत्ता में आई है केंद्र में कि लगातार ये एंटी डिफेक्शन लॉ फेल होता हुआ नजर आ रहा है। लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं आप लोग, तो कह रहे हैं कि आरजेडी ने भी चीरहरण किया। नहीं, देखिए एक बात समझिए, एक चीज होता है कि अपनी स्वेच्छा से कहीं आना। जो एमआईएम के विधायक जो आरजेडी में आए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, वो खुद भी बोल रहे हैं इस बात को कि वो स्वेच्छा से आए हैं और उनको कहीं होटल में, आपको मालूम चला कि कहीं पटना, एक सेकंड, तो फोटो मिठाई खाकर अब उनके पार्टी में कोई ज्वाइन करेंगे, एक बात समझिए ना, उनको तो कहीं उनको जो है किसी 5 सितारा होटल में किसी ने रुकवाया, किसी आरजेडी के नेता ने या किसी कांग्रेस के नेता ने, तो बता दीजिए। वो तो उनका आंतरिक मामला है एमआईएम का। वो जान रहे थे कि वो इस तरह की राजनीति से शायद दोबारा नहीं जीत पाएंगे, शायद इसी वजह से वो आए हैं। क्योंकि अगर कुछ ऐसी बात होती, एक सेकंड सुन लीजिए मेरी बात को, अगर कुछ ऐसी बात होती तो उन विधायकों को कैद किया जाता, जैसे कि गुजरात लेके गए, गुजरात से आसाम लेके गए। ऐसी घटना तो प्रतीत नहीं हुई। नॉर्मली चारों विधायक गए, उनको ऐसा लगा कि हमको आरजेडी के साथ जाना चाहिए, महागठबंधन के स्वरूप में आना चाहिए, तो वो आ गए हैं। दोनों केस अलग अलग हैं, लेकिन दोनों केस अलग अलग होने के बावजूद भी लोकतंत्र में इस बात की छूट है कि अगर आप चाहते हैं कि आप किसी और विचारधारा के साथ जाना चाहें तो अगर आप 2/3 से ज़्यादा मेजोरिटी के साथ जाते हैं, यहाँ तो सब लोग चले गए, सिर्फ एक व्यक्ति बचे हैं, तो ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए दोनों में अंतर है। एमआईएम कह रही है कि हमने उनको गले लगाया और वहां पर जब गए तो उनको पैर छूने के लिए। अब ये तो एमआईएम अपने विधायकों से कि आपने क्या उनको संस्कार दिए थे जब वो एमआईएम में थे, इतनी जल्दी आपके संस्कार चले गए, तो इसका मतलब आपने उनको अच्छे से ट्रेन नहीं किया होगा कि अब वो नंगे पांव जा रहे हैं कि पैदल जा रहे हैं कि घुटने के बल जा रहे हैं। ये सब राजनीति में इस सब बात का कोई मायना है कि आप पैदल जा रहे हैं कि चप्पल उतार लिए, अब मिठाई खा रहे हैं, 1 खा रहे हैं कि 2 खा रहे हैं। राजनीतिक बात कीजिए। ठीक है, अख्तरुल इमान का आरोप है कि मुसलमान की लीडरशिप को कुचलने का काम किया आरजेडी ने। देखिए, देखिए ये कहना कि मुसलमान की लीडरशिप को कुचलने का काम किया है, ये एग्जेजरेशन है किसी भी चीज़ का। क्या अख्तरुल इमान साहब अकेले मुस्लिम लीडर हैं बिहार में? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो या नहीं, एक सेकंड, अरे तो मुसलमान की लीडरशिप के अख्तरुल इमानी साहब दे सकते हैं? हाँ, नहीं, और कोई नहीं दे सकता। अब्दुल बारी सिद्दीकी नहीं दे सकते हैं? हाँ, मशकूर उस्मानी नहीं दे सकते हैं? आदिल हसन आजाद नहीं दे सकते हैं?
ये कहने का मतलब कि सिर्फ एक व्यक्ति जो है वो मुसलमान की लीडरशिप देगा, ये वो बताना चाह रहे हैं कि हम जो कहेंगे वही सही है, हम जो करेंगे वही सही है। इस तरह के बयान से परहेज करना चाहिए। नहीं, दुख की बात तो है कि उनकी पार्टी से लोग छोड़ के गए हैं, ठीक है, दुख होना भी चाहिए, लेकिन इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। वो परिपक्व व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, हमारे सीनियर हैं, बड़े भाई समान हैं, ठीक है। वो खुद भी पहले आरजेडी में रहे हैं, जेडीयू में रहे हैं, फिर एमआईएम में आए हैं। इस तरह की बात लोकशाही में शोभा नहीं देती। मैं टूटा था 4 लेकर आया, आप 24 लेकर आए। वो एक अलग बात है, वो इमोशंस में है। 24 नहीं, देखिए लोकतंत्र में हर किसी को आज़ादी है चुनाव लड़ने की। वो चुनाव लड़े, 24 नहीं वो 44 लेकर आए, ठीक है। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, लेकिन आप इस बात को समझिए कि गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। क्या जो 4 विधायक टूट गए हैं, क्या अभी सरकार बनाने की स्थिति में हो जाएंगे क्या? देखिए जिस तरह से बिहार में सरकार चल रही है, जेडीयू में चले जाते, हो सकता है सरकार बना लेते। देखिए बात विचारधारा की होती है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये लगा कि शायद महागठबंधन के स्वरूप में हम अच्छा काम कर पाएंगे, अपने इलाके की, अपने विधानसभा की आवाज़ को मजबूती से उठा पाएंगे, इसीलिए शायद वो महागठबंधन के स्वरूप में आए हैं। लेकिन बिहार के अंदर जिस तरह से सरकार चल रही है पिछले 1.5 साल से, आप सब लोगों को मालूम है कि एनडीए के अंदर तालमेल नहीं है। एक डिसीजन जो सरकार लेती है, बीजेपी उसके खिलाफ जाती है, जदयू उसके साथ रहती है। एक डिसीजन जो लिया था उसमें जेडीयू खिलाफ जाती है, बीजेपी साथ रहती है। तो ये तालमेल की कमी है। अब मुझे ऐसा लगता है कि तालमेल की कमी की वजह से हो सकता है कि सरकार के अंदर जो विधायक हैं वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे हो। तो अगर वो कल को अगर वो आना चाहे और वो एक अस्थिर सरकार देना चाहे महागठबंधन के स्वरूप में, सबका वेलकम है। देखिए हम लोग कोई खेला नहीं करते हैं, ठीक है। महागठबंधन का जो स्वरूप है बिहार में, वो कोई खेला नहीं करता। हम लोग ईमानदारी से जनता के बीच में गए, हम लोगों ने चुनाव लड़ा, कुछ लोग हम लोग चुनाव जीते, कुछ लोग हम लोग चुनाव हार गए, लेकिन हम लोग एकजुट होकर सरकार की जो नीति है, ठीक है, सरकार की जो खराब नीयत है, खराब नीति है, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को सदन से लेकर सड़कों तक उठा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का तालमेल सही नहीं है तो इस बात को हमको कहना पड़ेगा ना भाई। ये बिहार की जनता ने जो सरकार चुन के दिया है, अगर वो सरकार जनहित में काम नहीं करेगी, जनता के लिए काम नहीं करेगी, तो हमारे एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते हम लोग सवाल उठाएंगे। और यही सवाल हम लोग उठा रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि अग्निपथ की योजना जो है वो नौजवानों के साथ छल किया गया है, वो नौजवानों को छलने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब आप ही कह रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी के बीच में तालमेल नहीं है वहाँ पर। ये बात जब हम कहते हैं तो आप लोग मानते नहीं हैं। सर अग्निवीर बना रहे हैं, अग्निपथ जो स्कीम है, इसे करें इससे युवा अग्निवीर बनेगा और पराक्रम करेगा, नया खून होगा, नया जोश होगा। अच्छी बात है, अग्निवीर जो बना रहे हैं, हम ये कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी एमएलए हैं, जितने भी एमपी हैं, जितने भी मंत्री हैं, उन सब के बच्चों को सबसे पहले अग्निवीर बनना चाहिए। तो और सबसे पहले अग्निवीर बन गए देश के पहले अग्निवीर ऐसे बने ना कि वो तो बोले थे कि समंदर होकर लौट कर आऊँगा, ठीक है, और नाला बन के निकल गए। तो इसको अग्निवीर नहीं कहेंगे, ठीक है। अग्निवीरों का अपमान मत कीजिए। हमारे तीनों सेना के प्रमुख ने बैठकर, सरकार ने उनको बैठाया जबरदस्ती। आप समझिए कि आज़ाद मुल्क में 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि तीनों सेना के प्रमुख को बैठाकर सरकार अपनी योजना को लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। मैं विनम्र निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी से, ये योजना इतनी अच्छी है तो बीजेपी के सारे एमपी एमएलए और सारे मंत्रियों के बच्चों को सबसे पहले अग्निवीर बनने के लिए आगे आना चाहिए, ठीक है। देश का युवा, किसान के बच्चे, हम लोग के जिस परिप्रेक्ष्य से, जिस परिवार से आते हैं, हम लोग के गाँव घर से तो अक्सर लोग शहादत देने को तैयार रहते हैं। हम लोग कोई शहादत जो देते हैं वो पैसे की वजह से नहीं देते हैं कि पैसा मिलेगा, सेना में जाएंगे, नौकरी करेंगे। लेकिन एक बात को आपको समझना पड़ेगा कि जिस सेना की ट्रेनिंग 3 साल में होती है, 3.5 साल लग जाते हैं कभी कभी अच्छी ट्रेनिंग के अंदर, उसको आप 3.5 साल में रिटायर कर दीजिएगा। भरी जवानी में भूतपूर्व सैनिक हो जाएगा वो बच्चा। 21 साल की उम्र में, 21 साल तो शादी की उम्र है, कौन नौकरी देगा? आप दीजिएगा। कौन कह रहा? गार्ड बन जाएंगे, गार्ड बन जाएंगे। हाँ, वही तो, यही तो है कि मैं पहले ही कह रहा था ना कि ये भारतीय जनता पार्टी के सिक्योरिटी गार्ड बनने की स्कीम है। ये अंबानी और अडानी के मॉल में, जो बड़े बड़े मॉल जो खुल रहे हैं और आगे खुलेंगे, जिस तरह से कैपिटलाइजेशन हो रहा है देश के अंदर, उन मॉल में गार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक्चुअली गार्ड बनाने की प्रक्रिया है जिसमें सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो घोर निंदनीय है। ये अपमान है, ये देश की सेना का अपमान है और देश को कमज़ोर करने की साजिश है। जहां आज हमारे सामने चुनौती चाइना से है, हमारे सामने चुनौती पाकिस्तान से है, वहां पर आप एक
एक जो है वेल ट्रेंड सैनिक होना चाहिए आपके पास, अच्छे हथियार होने चाहिए। उसकी जगह पे आप एक सेमी स्किल्ड नौकरी होती है ना भाई, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में होती है, वो सेमी स्किल्ड सैनिक बना रहे हैं हम लोग। कितने अफसोस की बात है। ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है भारतीय जनता पार्टी का और इस सरकार का। इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सेना जिसकी गरिमा होती थी, उसकी गरिमा को नीचे लाने का काम इस सरकार ने किया। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।